Hello students, today in this lecture we are going to revise our third chapter, that is metals and non-metals. तो आज हम इस लेक्चर में रिवाइज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। बच्चों मेटल्स जो हैं किन एलिमेंट्स को बोला जाता है और नॉन मेटल्स किन एलिमेंट्स को आप बोलते हो। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए कि मेटल्स किसको बोला जाएगा और नॉन मेटल किसको बोला जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इनको पहचानने के लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करते हैं। इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड इन स्टेट, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस जिसको देखकर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेचर की अगर बात की जाए तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर हार्ड इन नेचर। ये सॉलिड मिलेगा और कैसा सॉलिड होगा? ये हार्ड सॉलिड होगा, काफी डेंस होते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। ये ज्यादातर जो है वो नेचर में कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, मेटल्स जो हैं इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गई, नेचर में ये हार्ड हो गए। अब बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में आप बहुत सारे मेटल्स यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मतलब दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं दूसरी तरफ, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हाई नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं दीज आर लस्टरस इन अपीयरेंस, मतलब इनकी सरफेस जो है वो शाइन करती है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट लस्टरस, मतलब इनकी सरफेस शाइन नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लस्टरस इन अपीयरेंस के बाद में आता है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, जिसको आप पीट पीट कर पतली पतली शीट्स बना सकते हो। और दूसरी तरफ डक्टाइल इनको बोला जाता है जिनको आप वायर बना सकते हो, दे आर कॉल्ड डक्टाइल। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल। ना तो ये मेलिएबल होते ना ये डक्टाइल होते, इनके वायर्स या शीट्स जो है वो हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है हमें। सिक्स्थ पॉइंट इज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं दीज आर पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये हो जाते हैं प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। इन प्रॉपर्टीज को हम देखकर ये बता सकते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। अब बच्चों देखो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं यहां पर। इन प्रॉपर्टीज के अंदर कई ऐसे मेटल्स देखने को मिलते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो रहता है, लोअर देन रूम टेम्परेचर। इस वजह से ये मेटल हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में, तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। सो दिस इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें नॉर्मल कंडीशंस पर। दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट हमने लिखा, मेटल्स जो है वो ज्यादातर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहां देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा लैब के अंदर भी हम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम दे कैन बी कट विद नाइफ। मतलब ये तो हार्ड मेटल्स नहीं है, अगर इसको आप चाकू से, ब्लेड से या कटर से काट सकते हो, इसका मतलब ये हार्ड नहीं है नेचर में, तो ये भी एक्सेप्शन में आ जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है दो मेटल्स के नाम बताइए जो हार्ड नहीं होते नेचर में, दैट कैन बी इजीली कट विद नाइफ, तो आंसर हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। फिर ये एक्सेप्शन जो यहां पर लिखा, इसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन मरकरी हमने देखा मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस देन रूम टेम्परेचर है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे कि सीजियम, गैलियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, ठीक है। तो इनका अगर कोई टुकड़ा आप अपनी हथेली पे रख लो तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे ये दोनों एलिमेंट्स मेल्ट हो जाते हैं। मतलब इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इससे कम रहता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन शो करते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर के आसपास ही इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सभी मेटल्स लस्टरस देखने को मिलते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता। मेलिएबल और डक्टाइल, सभी मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यहां पर भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता हमें। गुड कंडक्टर ऑफ एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो हैं वो सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं बच्चों नॉन मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स जो है उसमें हमने लिखा दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट ये दो ऐसे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा होता है। डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल से भी ज्यादा देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट इस पॉइंट में हमने लिखा नॉन मेटल्स जो है वो लस्टरस नहीं होते, मतलब उनकी सरफेस जो है वो शाइन नहीं करती, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल हमें देखने को मिलता है जो कि लस्टरस होता है अपीयरेंस में। दिस इज आयोडीन, इट इज पर्पल इन कलर एंड लस्टरस इन अपीयरेंस। तो प्लीज नोट कर लेना स्टूडेंट्स इसको, आयोडीन इज अ नॉन मेटल which is purple in color and it is lustrous in appearance। उसके बाद में सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो ना तो मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, और ये सभी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहां पर फिर से एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी गुड कंडक्टिविटी के लिए। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals and non-metals, and by using these physical properties we can easily identify whether a given element is a metal or non-metal। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा अभी पोस्ट मिड टर्म में आने वाला है, सभी स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेना।
इस चैप्टर में से लगभग आधा पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है, जो मेटलर्जी वाला पार्ट था बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एनटीएससी के अंदर जो है वो ये चैप्टर माइट भी पूरा पूछा जा सकता है। तो अगर कोई स्टूडेंट एनटीएससी की तैयारी कर रहा है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहा है इसको, तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आधा ही चैप्टर जो है वो स्टडी करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स रिएक्ट विद O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं ऑन हीटिंग। कुछ मेटल्स तो कंबशन भी हो जाता है उनका, मतलब वो जल जाते हैं, और कुछ मेटल्स जलते नहीं है, उनको जब हीट किया जाता है तो वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। तो यहां पर हम जनरल रिएक्शन ये लिख सकते हैं कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। दिस इज द जनरल रिएक्शन। अब बच्चों आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि हम सोडियम को और पोटेशियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, कि ये ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके और डायरेक्टली अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। सो दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, और ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण ये दोनों ही अपनी सरफेस पे इस लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये एलिमेंट्स जो हैं ये तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ जो है वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे मेटल्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हमें देखने को मिलते हैं जो रिएक्ट करते हैं हीट करने पर। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। वहीं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हीट करने पर जलने लग जाते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप गर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। इट बर्न्स विद डैजलिंग फ्लेम, बहुत ही चमकदार फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है जब ये मैग्नीशियम मेटल जो है इसका रिबन जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर तुम्हें लेना है, इसको हीट करना है तो ये जलने लगेगा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अगर आप एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो, थोड़ी देर बाद ये एल्यूमिनियम अपनी सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और ये ऑक्साइड की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और इस एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्ट करने से बचाती है। तो एक बार ये लेयर अगर एल्यूमिनियम की सरफेस पे बन जाती है उसके बाद में और ज्यादा एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता ऑक्सीजन के साथ। कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि एयर के साथ सिर्फ हीट करने पर ही रिएक्ट नहीं करेंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके वो एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस जो प्रेजेंट होती है उसके साथ हीट होके और अपने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, बट इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आयरन डू नॉट react O2 at low temperature, but it reacts with O2 at high temperature to form its oxide. तो Fe plus O2 it produces Fe2O3। हीट करना पड़ेगा, तो दिस रिएक्शन
takes place at high temperature. नेक्स्ट, हमने कॉपर मेटल जो है वो कई बार हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। अगर आप कॉपर मेटल का वायर लेके और उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करना शुरू करते हो तो कुछ टाइम के बाद में, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा हीट करते करते, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, कॉपर के सरफेस पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, जमा हो जाएगी। कॉपर मेटल ऑन हीटिंग इन एयर एट हाई टेम्परेचर कॉपर मेटल को जब हम हवा में गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये एक ब्लैक कलर की कोटिंग अपनी सरफेस पे जमा कर लेता है। दिस ब्लैक कोटिंग इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। आफ्टर सम टाइम a black coating is developed on surface। तो ये हो जाती है रिएक्शन मेटल्स की सरफेस ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में जब हीट किया जाता है मेटल्स को। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो सभी मेटल्स जो हैं वो अपने ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कुछ मेटल्स बिना हीट किए अपने ऑक्साइड बना लेते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं वो हीट करने के बाद अपने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ मेटल्स जो रिएक्टिविटी में कम होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते, वो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाके रिएक्ट करेंगे और अपने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये तीन ऐसे मेटल्स होते हैं, इसका सिंबल होता है Ag, दिस इज Au एंड दिस इज Pt। ये तीन मेटल्स ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इसी वजह से इनको नोबल मेटल्स हम बोलते हैं। तो ये हो जाती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन या फिर विद एयर। इसके बाद में ये जो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर जो मेटल ऑक्साइड्स बने हैं, दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो यहां पर आप ये बात भी ध्यान रखना बच्चों कि जो मेटल के ऑक्साइड्स बने हैं इस रिएक्शन के थ्रू, वो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब दे एक्ट एज बेस। इस बात का प्रूफ हमें मिलता है जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सोडियम का ऑक्साइड, इसको आप पानी में डिसॉल्व कीजिए, डिसॉल्व करने के बाद ये इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाता है NaOH की। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन। और एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये एक मेटल का ऑक्साइड था, इसने पानी में डिसॉल्व करने के बाद एक बेसिक सॉल्यूशन बनाई। इसका मतलब पानी खुद कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू होती है 7। अगर तुम इसमें कोई चीज डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, और वो चीज इसको बेसिक बना रही है, इसका मतलब ये खुद कैसा होगा नेचर में, दिस इज बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सभी के सभी बेसिक होते हैं नेचर में, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड है, चाहे वो पोटेशियम ऑक्साइड है, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर। एक्सेप्शन आ जाते हैं दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं हमें जिनका नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। कौन कौन से हैं वो दो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। दे आर एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब वो चीजें जो एसिड का काम भी कर लेती हैं और जो बेस का काम भी कर लेती हैं। तो यहां पर ये बेस का काम कर सकते हैं, इस वजह से एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है वो आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये एसिड का काम भी कर लेते हैं ये दोनों ऑक्साइड्स। तो ये हो जाती है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स,
metals react with oxygen gas present in air to form their metal oxide, and these metal oxides, they are basic in nature. When they are dissolved in water, they turns the solution basic, hence they are called basic oxide. And two metal oxides are found to be amphoteric in nature, and these are aluminium oxides and जिंक ऑक्साइड। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दिस इज रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स and produce H2 गैस। अब मेटल जो है, हम रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो लिख लेते हैं। ये मेटल्स जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके और H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। दूसरी तरफ आता है मैग्नीशियम, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ अपना जो है हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम मेटल, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड प्रोड्यूसेस इट्स हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ और प्रोड्यूस करते हैं H2 गैस, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड की जगह बनाते हैं अपने ऑक्साइड्स। ऑल दीज एलिमेंट्स दे रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो आप ये तीन चीजें याद रखना, ये एग्जाम्पल्स याद रखना। NTSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हें क्वेश्चन जो है वो आयरन से रिलेटेड दिख जाएगा प्रीवियस पेपर्स में। विच ऑफ द एलिमेंट विल रिएक्ट विद स्टीम एंड नॉट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये भी ठंडे पानी के साथ, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं इस टॉपिक के, इस प्रॉपर्टी पे रिलेटेड। तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्कली मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ करते हैं और ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो अब कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल, इसको आप ठंडे पानी में अगर डालते हो तो ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaOH प्लस हाफ H2 गैस विल बी रिलीज्ड। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम को भी जब आप ठंडे पानी में डालोगे तो ये इसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन gas will be released. Next is कैल्शियम। कैल्शियम को जब हम डालते हैं, ये दोनों मेटल्स जो है ये काफी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, दे वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर। तो आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, पानी से जो है अगर हम सोडियम थोड़ा सा ज्यादा डाल दें तो सोडियम जो है वो बाहर की तरफ जंप करके आ सकता है, सॉल्यूशन जो है वो बाहर की तरफ जंप कर सकती है बीकर में से, क्योंकि रिएक्शन काफी वायलेंट होती है। लेकिन कैल्शियम जो है वो पानी के साथ उतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता जैसे कि पोटेशियम और सोडियम कर रहे थे। तो यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो दिस विल बी द रिएक्शन। बना जाएगा। तो इन तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं इनकी रिएक्शन जब हम करते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं मैग्नीशियम वाली रिएक्शन पे। तो मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर हॉट वाटर अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है काफ़ी, तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इसको हीट करते हैं तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, ये बन जाएगा प्रोडक्ट।
नेक्स्ट, जो एलिमेंट्स और भी रिएक्टिविटी जिनकी कम होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, मतलब गैसियस स्टेट में वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, Fe2O3 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पर ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है वो भी पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद अपनी सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, Al2O3 की हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं, 3H2। जिंक जो है वो भी पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन पानी स्टीम की फॉर्म में होना चाहिए और यहां पर प्रोडक्ट बना लेता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये तीनों ही मेटल्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि ऑक्साइड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल शो करते हैं, दैट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विद dilute acid and produce hydrogen gas। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनको अगर डाइल्यूट एसिड में डाला जाए तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, metal react with acid, metal plus acid, it produces salt plus hydrogen gas। तो ये हो जाती है सोडियम की रिएक्शन। अब ये पानी के साथ ही वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है तो एसिड के साथ तो और भी ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन वायलेंट ही रहती है। कैल्शियम HCl के अंदर अगर हम डालते हैं ये बनाएगा CaCl2 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जांपल इज, इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम को डालते हैं डाइल्यूट HCl में तो MgCl2 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहां पर डिफरेंस किस चीज का देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें रेट ऑफ रिएक्शन का। यहां पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है ये काफी जल्दी निकलेगी, काफी जल्दी प्रोड्यूस होगी और इतनी जल्दी निकलेगी कि जो हीट जनरेट हो रही है वो इसमें आग लगा सकती है। तो क्योंकि रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में उससे इस हाइड्रोजन गैस का अमाउंट ज्यादा होने के कारण आग लग जाती है और ये रिएक्शन जो है वो इसी वजह से काफी वायलेंटली रिएक्ट करती है। लेकिन कैल्शियम जो है वो इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में कैल्शियम की रिएक्शन क्या रहती है, स्लो एज कंपेयर टू सोडियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन एज कंपेयर टू बोथ दीज एलिमेंट्स विल बी स्लो। तो जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट्स के साथ स्लो होता जा रहा है। तो इस रिएक्शन के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया एक सीरीज में जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं उस हाइड्रोजन गैस की निकलने की स्पीड कम होती जाती है, रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिक्रीजेस।
तो इसके बेसिस पे ये सीरीज जो है वो बनाई गई है। रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, इसके बेसिस पे बनाई गई है। जो मेटल जिसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ज्यादा रहता है, दिस इज कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो इसी बेसिस पे हमने डिसाइड की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलने की स्पीड, और जितना कम रिएक्टिव मेटल उतनी ही कम स्पीड हाइड्रोजन गैस निकलने की। तो ये डिफरेंस रहता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के अंदर, और इसी के बेसिस पे हम ये सीरीज जो है इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। एक पॉइंट यहां पर हमें नोट करना पड़ेगा, मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद dilute acid or concentrated acid, so they are called noble metal। तो इनकी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती एसिड्स के साथ। एक और पॉइंट हमने लिखा था कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड काम करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। तो जब भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होती है, कभी भी आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा जो है वो हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? वाटर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस ऑन reaction with dilute HNO3। एक्सेप्शन, दो ऐसे मेटल्स पाए गए जो एक स्पेसिफिक कंडीशंस पर Mg and Mn they react with dilute acids to produce H2 gas। और कौन सा डाइल्यूट एसिड? वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट HNO3। तो Mg प्लस डाइल्यूट HNO3 इट विल प्रोड्यूस MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। ऐसे ही Mn डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन गैस पेल ग्रीन कलर की गैस होती है, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेती है, और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में मिलके सॉल्ट बनाएंगे, तो अगर मैं किसी मेटल को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो सपोज सोडियम को हम गर्म करते हैं, या बिना गर्म किए भी क्लोरीन गैस को सोडियम वेपर्स के साथ मिक्स कर दो, तो ये क्या बना देगा? NaCl। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेटल्स
react with Cl2 gas to form their salts। तो सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके NaCl बना देता है। इनको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है। 2 moles ऑफ KCl। ऐसे ही कैल्शियम जो है ये भी रिएक्ट करके CaCl2। लेकिन इनको हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो और मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सबको हीटिंग की रिक्वायर्ड रहती है। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन हीट करने के बाद रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? AlCl3। 4Al3Cl2 it produces 2Al3Cl2। ऐसे ही Zn plus Cl2 gas on heating it produces ZnCl2 solid। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं और इनको हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन मेटल्स का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपको हीट करना पड़ेगा। So this was all the chemical properties of metals। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स।